मैं हूँ मालिक। मैंने देखा है। तुमने क्या देखा है बेटे? मैंने देखा कि ये इस दीदी को जबरदस्ती अपने कंधे पे उठाकर पंपशीट में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। ये बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी मगर वहाँ कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद जब ये बाहर आई तो इसके कपड़े फटे हुए थे और ये रो रो के कह रही थी कि मेरा सब कुछ लूट गया, मैं बर्बाद हो गई। जगन्नाथ, कमीने कुत्ते, तूने इन गरीबों को क्या समझा है? ये वो गरीब मजदूर हैं जिनके खून पसीने की बरकत से हमारी धरती पर हरियाली जागती है। हमारे सर पर जमींदारी का ताज इन्हीं गरीबों की बदौलत है, जिसके बदले में उन्हें 2 वक्त की रोटी 2 गज की चादर मिलती है। और तूने उसी चादर में घुसकर इस गरीब की इज्जत लूट ली। फिर तुझ में और जानवर में क्या फर्क रहा? मुनीम जी, देवी माँ के मंदिर से सिंदूर ले आओ। जी मालिक। पायल, तुम इधर आओ। जिन हाथों से मजबूर करके इस कमीने ने तुम्हारी इज्जत लूटी, आज ये उन्हीं हाथों से तुम्हारी मांग भरेगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा। ये हमारा फैसला है। गजराज, अपना फैसला बदल दे। आंखें मत दिखा। ये नीच जिसके पांव अगर मेरी हवेली के फर्श पर पड़े तो फर्श गंदा हो जाए, इस 2 टके की लड़की को तुम मेरे घर की बहू बना रहे हो। तो नहीं जानता, जमींदारों में तो ऐसी बातें होती ही रहती हैं। मजदूर औरतों और मालिकों के बीच में ऐसे खेल तो अक्सर होते रहते हैं। कोई अपनी बीवी नहीं बनाता उन्हें। खामोश! मजदूर औरतों की इज्जत जमींदारों के बाप दादाओं के कोई जागीर नहीं होती जिसे वो अपनी मनमानी करे। रोन दे, कुचले, इज्जत इज्जत होती है, चाहे वो किसी ठाकुर की बेटी हो या किसी मजदूर की। पागल हो गया तू? तुझे इंसाफ करने की अकल नहीं है। तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा गजराज। इसके आगे एक लफ्ज भी बोला तो जुबान खींच लूंगा। तेरी औकात मेरे सामने खड़े होने की भी नहीं है और तू मुझे ललकारता है। गजराज ठाकुर ने कभी किसी अंजाम की परवाह नहीं की। अगर परवाह की है तो सिर्फ अपनी आन, इंसाफ, अखलाक और ईमान की। इस लड़की के जन्म, जात, नाम, इसकी कोई अहमियत नहीं है हमारी नजर में। अहमियत है तो सिर्फ इसकी इज्जत, इसकी पवित्रता की। जगन्नाथ, मांग भर इसकी। गजराज! सदा सुखी रहो बेटी। जगन्नाथ, अगर तुमने इसे कोई तकलीफ दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं, अपनी बुआ की बात गुजारना तुम्हारा धर्म नहीं है। बाबूजी, बाबूजी! भैया! मेरे भाई को मार डाला। मेरे देवता समान भाई को मार डाला। ये क्या किया तुमने? ये कैसा अनर्थ किया? रुक जाओ, छोड़ दो उसे। जो अपराध उसने किया है
उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। आज से 18 साल के लिए हम रणजीत सिंह ठाकुर को समाज और बिरादरी से बाहर करते हैं। आज के बाद अगर कोई भी इसके परिवार के साथ किसी भी तरीके का संबंध रखेगा तो उसको भी यही सजा मिलेगी। यह गजराज ठाकुर का फैसला है। भैया, बाबूजी, भैया, बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। धर्मराज, न्याय करने वालों के लिए रिश्ते और जज्बात कोई मायने नहीं रखते। बेटे, जान चली जाए पर आन ना जाने पाए। जान देकर जो आन की रक्षा करता है वही न्यायाधीश इंसाफ के आकाश की बुलंदी को छूता है। बाबूजी, धर्मराज, जी बाबूजी। आज से हम भरतपुर कस्बे की न्याय और इंसाफ की बागडोर तुम्हें सौंपते हैं। याद रखो बेटे, जिस दिन भी तुमने अनजाने में भी गलत फैसला किया तो समझ लो वही दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बाबूजी, बाबूजी, भैया, बाबूजी। इस मामले में किसी को दादा ठाकुर से कुछ कहना है? किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मास्टरनी की आत्महत्या यह साबित करती है कि उसकी इज्जत लूटी गई और इसका जिम्मेदार है अर्जुन ठाकुर। इसलिए अर्जुन ठाकुर को 12 साल के लिए गांव से बहिष्कार किया जाता है। आज से कोई इससे बात नहीं करेगा, कोई इसकी मदद करेगा नहीं, और जो भी इस हुक्म को तोड़ेगा उसे और उसके परिवार वालों को यही सजा भुगतनी पड़ेगी। मासूम मास्टरनी शिल्पा ही अपनी विधवा मां का सहारा थी, इसलिए अर्जुन ठाकुर की जायदाद का आधा हिस्सा उसकी मां को दिया जाएगा। यह हमारा फैसला है। कैलाशनाथ ने हम दोनों को हड़ताल के बारे में बातचीत करने के लिए बुलवाया तो हम अंदर गए। वहां उनसे कोई समझौता ना हो सका। उससे मैं जीजाजी ऑफिस से निकलकर बाहर आ गए। मैंने उनसे कहा, आप काफी कमजोर हो गए, मेरे कंधे का सहारा लेकर चले, मगर नहीं माने। डगमगाते हुए आगे बढ़ गए कि अचानक उनका पैर फिसल गया और वो लॉरी के नीचे आ गए और जीजाजी वहीं खत्म हो गए। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। यस मैडम। नहीं बेटी नहीं, मेरी
मेरे बेटे ने पहले ही जीते जी बहुत दुख उठाए, मरने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े मत करो। मेरा कलेजा फट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। ऐसे उसका अंतिम संस्कार कर दो बेटी, ऐसे ही। कानून इसकी इजाजत नहीं देता। मैडम, कम से कम हमको अपने नेता की लाश का अस्पताल तक जुलूस निकालने की इजाजत दीजिए। ठीक है। भाइयों, कामरेड शेखर को मजदूरों का लाल झंडा पहना दो। इन्होंने मजदूरों की जंग में अपने प्राणों की आहुति दी है। इस अमर शहीद को झुककर आखिरी प्रणाम करो। कामरेड चंद्रशेखर, कामरेड चंद्रशेखर, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है बेटी, पागलों की तरह आंसू बहा रही है। अब इस बदनसीब की किस्मत में पागलपन भी नहीं है रवि। क्या जिंदगी है मेरी। मेरे सामने मेरे पति की लाश खून में लथपथ पड़ी थी और मुझे इतनी आजादी नहीं थी कि मैं इनकी लाश पर आंसू बहा सकूं। धीरज रखो दीदी, जीजा जी का सिर्फ शरीर हमें छोड़कर चला गया, लेकिन उनके आदर्श, उनकी सच्चाई के असूल हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। जिन आदर्शों के लिए उन्होंने अपना खून बहाया, वही खून सारी जिंदगी तुम्हारे माथे पर सच्चाई की बिंदिया बनकर चमकेगा। उनके आदर्श तुम्हारी सांसों में जिंदा रहेंगे, उनके असूल तुम्हारी आत्मा को शक्ति देंगे, उनके कदमों के निशान तुम्हारे कदमों के साथ चलेंगे, उनके जज्बात इंसाफ की आवाज बनकर तुम्हारे दिल में गूंजते रहेंगे, और यह गूंज तुम्हें सच्चाई की मंजिल तक पहुंचाएगी, और यही गूंज पाप की जड़ें काटने में तुम्हारी मदद करेगी। मैं क्या करूँ राम, मुझे पुट्ठा मिल गया। अरे तू अपने पति को नहला रही है या गधे को नहला रही है? ठीक से रगड़ना। जी रगड़ तो रही हूँ। हाँ, क्यों जी? हाँ। बाकारा के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा क्या ख्याल है? हाँ? अरे वो लफंगा अपने प्रोग्राम का दीवाना है और तू उसकी बांसुरी की दीवानी अजी है। छोड़ो जब पे पानी है। संगीत की दुनिया में बाकारा तानसेन की तरह महान है। अरे वो महान नहीं है, भूतनी का शैतान है। हाँ, अगर मैं महारानी होती तो उसे इनाम में सोने की मोहरें देती, मुरली विभूषण का खिताब देती। अगर मैं महाराजा होता तो उसके गले में फांसी का फंदा डाल के उसे लटका देता टिल डेथ। मैं देख रहा हूँ जब से तू मुझे साबुन लगा रही है उसकी तारीफें किए जा रही है। अरे वो शनि की तरह मेरे घर में घुस आया है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अच्छी बैठो जी। हाँ, ठीक से लगा साबुन। मुरली की तान, मधुर तान। चमेलिया, तुम कब आई? जब से तुमने बजाना शुरू किया। बाकारा, हाँ। ये कौन सा रागा है? अनुरागा। इस अनुरागा का ताला कौन सा है? गोदरेज। मजबूत है। बहुत। बाकारा, हाँ। एक बार फिर से बजाना बांसुरी। अभी लो चमेलिया। देखो, ये भाई साहब पागल भैंसे की तरह चिल्ला रहे हैं। कहीं वो मुझे गलत न समझ ले। तुम चली जाओ, अंदर चली जाओ चमेलिया। अलविदा, गुड बाय, शब बखैर। भाड़ में जाए तेरा ये संगीत का पागलपन। अरे मुझे नहलाते नहलाते छोड़कर तू यहाँ चली आई। आप नहीं जानते जी, बादाम वाली खीर में क्या मिठास होगी जो इनकी बांसुरी में है। जब ये बजाते हैं तो मेरा मन करता है कि मैं खुद बांसुरी बनकर उड़कर इनके होठों से चिपक जाऊं। क्या उड़ान है? बात बन जाना, कम से कम खटिया बनाने के काम तो आएगी। अरे ऐसी कौन सी खास बात है इसकी बांसुरी में? मैं इससे अच्छी बांसुरी बजा सकता हूँ। हाँ भाई साहब, आप भी बजाना जानते हैं बांसुरी? इधर लाओ बांसुरी और फिर देखो मेरी बांसुरी का कमाल। अच्छा। भाई साहब, ये लाठी नहीं है, बांसुरी है। हाँ, ये बांसुरी है। हाँ, मुझे मालूम है ये बांसुरी है। अजीब बस भी करो, पुलिस की सीटी तो ठीक से बजा नहीं सकते, बांसुरी के हाथ बजाओगे।
अगर दोबारा हंसने की कोशिश की ना तो ये लंबा बासरा तेरे हलक में घुसेड़ दूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। रवि, क्या बड़ों की दुश्मनी हमारे प्यार के रास्ते में रुकावट बन जाएगी? नहीं रेनू, जब भी मैं अपनी बहन की उजड़ी मांग देखता हूँ तो तुम्हारे बाप और अंकल के खिलाफ मेरा दिल नफरत की आग से जलकर भड़क उठता है। जी चाहता है इसी वक्त जाकर, लेकिन तुम्हारे खिलाफ मेरे दिल में ऐसी कोई भावना नहीं। रेनू, बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है। इस तरह तुम अगर हर लोफर के साथ में। अरे असली लोफर तो तू है। अबे बेगैरत, इसने लोगों के बीच तुझे जूता मारा है, फिर भी तो उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो शहर कोई और था, वहां मैं तुम्हारे साथ पढ़ने वाला एक मामूली स्टूडेंट था, मगर उस शहर में मैं चौरंगी लाल दो मुखिया का भाई हूँ। तो इस शहर में अगर चार मुखिया का भी भाई होता तो क्या कर लेता? अगर मैंने 24 घंटे के अंदर अंदर इस लड़की से शादी नहीं की तो मेरा नाम विक्रम नहीं। क्या कहा? तुम्हारा भाई मेरी भतीजे से प्यार करता है? हाँ, उतना प्यार करता है जितना एक नेता अपनी कुर्सी से प्यार करता है। आओ रेनू आओ। क्या बात है अंकल? कुछ नहीं रेनू, ये श्री चौरंगी लाल दो मुखिया हैं और ये इनके छोटे भाई विक्रम लाल। तुम इन्हें जानती हो? इनको तो नहीं जानती, लेकिन इनको तो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। रवि नाम के स्टूडेंट ने कॉलेज में इनकी बहुत पिटाई की थी, तब इनको देखा था, और अभी कुछ रोज पहले ये बीच पर मार खाने वाले ही थे, उस वक्त भी इनको देखा था। बस इतनी सी बात, भूल जाओ इसको। करीबी लोगों में से हैं। ये लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम अगर हाँ कह दो तो ये शादी करने को तैयार है। सॉरी अंकल, वैसे छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन मैं कह दूं तो बेहतर है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सॉरी चौरंगी लाल जी, बाय। वाह, कौन कहता है कि हिंदुस्तान बहुत पीछे है? इस मामले में तो बहुत आगे। अच्छा है, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? जबरदस्ती शादी करवा दीजिए, और क्या है। कैसी बातें करते हैं दो मुखिया जी? वो मेरे सगे भाई की बेटी है जो इस वक्त जेल में है। ऐसे हालात में उसकी शादी कैसे करवा सकता हूँ? सॉरी। अरे कोई मर्डर करने को थोड़ी कह रहा हूँ, शादी करवाने को कह रहा हूँ। और अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझ पे छोड़ दो, अखबार में एक सिंगल स्टेटमेंट देके दोनों की जबरदस्ती शादी करवा सकता हूँ। बुरे से बुरा आदमी भी जब अपनी बेटी की शादी करता है तो एक नेक लड़के से करना चाहता है चौरंगी लाल। तो क्या मैं नालायक हूँ? यही मेरी भतीजी ने बताया। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। कैलाशनाथ, शिकारी कुत्ते की दुम से खेलना आसान है, मगर उसके जबड़े में हाथ डालना बहुत खतरनाक है। और तुम जानते हो कि मैं क्या हूं? आज जानता हूं। तुम कल के एक्स-एमएलसी हो और मैं आज का करोड़पति हूं। ओके ओके शंकर, यस सर। गाड़ी तैयार है? यस सर। शंभू, जी हाँ। ड्राइवर तैयार है? जी हाँ। इस घर को थूक थूक के भर दो और चलो। डैम इट! भैया, अगर रेनू से मेरी शादी नहीं हुई तो आपका लेवल गिर जाएगा। किसी खतरनाक गुंडे को ललकारना या किसी पॉलिटिशियन को भड़काना, दोनों का एक ही अंजाम होता है, तबाही, बर्बादी। अब देखना मैं कैलाशनाथ के घर में कैसी आग लगाता हूं। हेलो, नमस्ते इंस्पेक्टर साहिबा। आप कौन बोल रहे हैं? कानून की इज्जत करने वाला। आपके पति चंद्रशेखर लॉरी के नीचे आकर नहीं मरे थे, बल्कि उनका कत्ल किया गया था। आपको कैसे मालूम? फैक्ट्री का एक मामूली मजदूर सन्यासी राजा अचानक एक शराब की दुकान का मालिक कैसे बन गया? छानबीन कीजिए, खुद ब खुद पता चल जाएगा। साहब, ये खून करने का प्लान बनाने वाले भी आप ही थे, और अब सर्कल इंस्पेक्टर को राज बताने वाले भी आप हैं। ये चक्कर क्या है? ये चक्कर नहीं, चक्रव्यूह है। जब तक कैलाशनाथ का पूरा खानदान मुसीबतों के चक्कर में फंसा रहेगा, तब तक वो मेरे जूतों तले दबे हुए बिच्छू की तरह बेबस रहेगा। वरना मौका मिलते ही सबसे पहले मुझको डस लेगा, इतना हरामी है वो। अच्छा, इसी डबल चालबाजी को राजनीति कहते हैं। राजनीति का मतलब जानते हो? ये शैतान की डिक्शनरी का शब्द है। इस राजनीति के 4 टुकड़े होते हैं, रा, ज, नी, ती। रा से राक्षस की तरह, ज से जनता को, न से नुकसान पहुंचाने वाला, और त से तिगड़मबाजी करने वाला। और इन चारों बातों में मैं शैतान का उस्ताद माना जाता हूं।